नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हमें अपने चैप्टर को जानना है कि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो बच्चे, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो चलिए सबसे पहले जरा सीखते हैं। तो बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। खनिज क्या है? तो विभिन्न तत्वों के क्या है? वो योग हैं। यही सारी चीज़ें सिखाई थी मैंने। चलिए अब जरा ये सोचते हैं कि आखिर ये खनिज हमें मिलते कहाँ हैं, यानी खनिज की उपलब्धता। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो हमारा अगला पॉइंट है खनिज की उपलब्धता। यहां देखिएगा सभी बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है खनिजों की उपलब्धता। क्लियर है? चलिए तो सीखना शुरू करते हैं कि आखिर खनिज कहाँ मिलेंगे, खनिजों की उपलब्धता कहाँ से होगी। तो सबसे पहले एक बात याद रखेंगे सभी बच्चे कि खनिजों की जो प्राप्ति होती है वो हमें अयस्कों से होती है। किससे होती है बच्चे? अयस्क से। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि हमें खनिज कहाँ से मिलती है? अयस्क से। अब प्रश्न है कि तो अयस्क क्या है? तो याद रखिएगा बच्चे कि अयस्क में क्या होता है कि खनिज में अन्य जो तत्वों के मिश्रण है उन्हीं सबको अयस्क कहते हैं। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो प्रश्न है कि अयस्क क्या है? तो याद रखेंगे कि खनिज में, क्लियर है बच्चे, क्योंकि खनिज अयस्क में ही मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि जो खनिज होता है तो खनिज में अन्य तत्वों का जो मिश्रण है, खनिज में अन्य तत्वों के मिश्रण को अयस्क कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि पहले है कि भाई खनिज कहाँ मिलते हैं, खनिज की उपलब्धता कहाँ से है। तो याद रखिएगा बच्चे कि खनिज जो है वो अयस्क में पाए जाते हैं। और अयस्क क्या है? तो याद रखिएगा कि खनिज में जो अन्य तत्वों का मिश्रण है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को अयस्क कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चे कि खनन का अयस्क कहते हैं, और खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में क्या हो? खनिज हो। इसका मतलब है कि एक खनिज में जो अन्य तत्व मिले हैं सबको क्या कहा गया? मिश्रण कहा। और जब हम इसे खान से निकालेंगे तो याद रखिएगा कि खनन का आर्थिक महत्व तभी होगा बच्चे जब इस अयस्क में ही क्या मिलेगा? खनिज मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि खनन का आर्थिक महत्व तभी है, खनन का आर्थिक महत्व तब है जब अयस्क में खनिज हो। जब अयस्क में क्या हो? खनिज हो। अगर खनिज है ही नहीं, सिर्फ अन्य तत्व ही हैं, इसका मतलब है कि उस अयस्क का खनन करने की हमें कोई जरूरत नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि खनन का आर्थिक महत्व तभी होता है जब अयस्क में क्या होगा? खनिज होगा। और याद रखिएगा कि बच्चे खनन सुविधा हमेशा उसके मूल्य को निर्धारित करती है। ठीक है? अगर मान लीजिए खनन में बहुत मेहनत है, इसका मतलब है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। खनन बहुत गहराई में हो रही है तो भी उसकी कीमत ज्यादा होगी। खनन अगर बाजार से दूर है तो भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि खनन सुविधा जो है वो इसके मूल्य को क्या करती है? निर्धारित करती है, यानी खनिज के मूल्य को निर्धारित करती है। तो हमने देखा कि खनन सुविधा खनिज के मूल्य को निर्धारित करती है। तो हमने ये भी देख लिया बच्चे कि जो खनन सुविधा है वो खनिज के मूल्य को क्या करती है? निर्धारित करती है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे, अब प्रश्न है कि ये जो खनन है वो कहाँ होगा? क्लियर है? याद रखिएगा बच्चे कि अतः हमें खनन के लिए क्या है? सेल समूहों को समझना आवश्यक है। इसका मतलब है कि हमें खनन के लिए किसको समझना आवश्यक है बच्चे? सेल समूहों को। अभी मैंने आपको बताया था ना कि चट्टानों को सेल या पत्थर भी कहते हैं। जो भूपर्वती में बच्चे चट्टान से बना था और चट्टान से क्या मिला था हमें? खनिज। तो याद रखिएगा कि खनन के लिए या खनिजों के लिए सेल समूहों को समझना आवश्यक है। अगर हम सेल समूहों को समझेंगे
तभी तो बच्चे हम खनिजों को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी तो खनन करेंगे। और याद रखिएगा कि खनन की सुविधा ही उसके मूल्य को निर्धारित करेगी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि खनन के लिए या खनिज के लिए हमें किसको समझना जरूरी है बच्चे, सेल समूहों को, वहां के चट्टान के समूह को। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा बच्चे, खनिज जो है वो निम्न सेल समूहों में पाए जाते हैं। तो देखना है कि हमें भाई खनिज किन किन सेल समूहों में मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें सेल समूहों को समझना है। ठीक है, यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा जरा। खनिज निम्न सेल समूहों में पाई जाती है। याद रखिएगा बच्चे, खनिज निम्न सेल समूहों में पाई जाती है। क्योंकि कहा ना बच्चे, खनिज के लिए हमें सेल समूहों को समझना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेल समूह भी अलग अलग हैं। तो चलिए जरा एक एक को समझना को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे खनिज मिल रहा है। क्लियर है बच्चे? तो पहला है बच्चे आग्नेय एवं कायांतरित सेल समूह। याद रखिएगा बच्चे कि सेल समूह का एक प्रकार क्या है बच्चे, तो हम क्या कहेंगे, आग्नेय एवं कायांतरित सेल समूह। आग्नेय एवं कायांतरित सेल समूह। अब जरा देखते हैं कि इस सेल समूह में खनिज कहाँ मिलेंगी। तो याद रखिएगा बच्चे कि इन सेल समूहों में जो खनिज है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ मिलेंगी बच्चे। तो याद रखिएगा कि वो जो खनिज है इस चट्टानों के दरार में मिलेंगी। यानी चट्टानों के बीच बीच में अगर जो दरार है उसमें क्या मिलेगी आपको, खनिज मिलेगी। ठीक, दरारों के बाद इनके जोड़ में भी मिल सकती है बच्चे, जहां ये जुड़ेंगे इनके जोड़ में भी आपको मिलेगी। अच्छा, जोड़ के बाद भ्रंश में भी मिलेगी बच्चे। भ्रंश एक तरह का दरार ही होता है, ऐसे सोचिएगा। तो इसके भ्रंश में भी मिलेगी। अच्छा, भ्रंश के साथ साथ विदरों में भी मिलेगी बच्चे, विदर में। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि आग्नेय और कायांतरित सब सेल समूह में खनिज किसमें मिल रही है, दरार में भी, जोड़ में भी, भ्रंश में भी, विदर में भी। बच्चे भ्रंश और विदर जो है दरार का ही रूप है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों भी दरार ही हैं। तो आपको याद रखना है कि आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में जो खनिज हैं वो दरार में भी मिलेंगे, जोड़ में भी मिलेंगे, भ्रंश में भी मिलेंगे और विदरों में भी मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखिएगा, जमाव छोटे भी हो सकते हैं और जमाव बड़े भी हो सकते हैं। अगर छोटा जमाव है बच्चे तो वो शिराओं में मिलेगा, मतलब लंबवत रूप से। ऐसे सोचिए बच्चे कि जो छोटा जमाव है वो किस में मिलेगा बच्चे, मैंने अभी आपको क्या बताया, वो शिराओं में। शिराओं मतलब थोड़ा लंबे रूप में बच्चे, ठीक है, लंबे रूप में। तो हमने देखा कि छोटा जमाव आपको शिराओं में मिलेगा, मतलब लंबवत, लंबे रूप से मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे बड़ा जमाव है, हमें यह भी तो देखना है कि चलो ठीक है, छोटा जमाव शिराओं में मिला, लंबवत रूप से मिला, तो बड़ा जमाव कहाँ मिलेगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि जो बड़ा जमाव है वो क्या होता है, वो परत के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं बच्चे, परत रूप में, यानी फैले हुए। तो हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि छोटा जमाव शिराओं में मिल रहा है, लेकिन जो बड़ा जमाव वो किसके रूप में मिल रहा है बच्चे, पूरे परत के रूप में पाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, निर्माण उस समय होता है जब ये तरल या गैस के रूप में। याद रखिएगा बच्चे कि प्रश्न है कि भाई ठीक है चलो इनका निर्माण कब होता है, तो याद रखिएगा निर्माण तब होता है जब ये तरल या गैस के रूप में ऊपरी सतह, याद रखिए बच्चे जमीन के नीचे तरल या गैस के रूप में ये क्या है, ऊपरी सतह, ठीक है, में आते हैं बच्चे। क्लियर है? ऊपरी सतह की ओर आते हैं, ऊपरी सतह की ओर दरार से आते हैं बच्चे। याद रखेंगे कि ऊपरी सतह की ओर आ रहे हैं, पर किससे आ रहे हैं, जो बीच बीच में दरार है उससे। तो हमने ये देखा बच्चे कि इसका निर्माण उस समय होता है जब ये तरल या गैस के रूप में दरार के सहारे ऊपर की ओर आते हैं, और जैसे जैसे ऊपर की ओर आते हैं बच्चे क्या हो जाते हैं, ठंडे होकर जम जाते हैं।
याद रखिएगा बच्चे, ऊपर की ओर आते हैं और ठंडे होकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जैसे जम गए तो इनका क्या हो गया बच्चे, निर्माण हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब ये तरल या गैस के रूप में दरार के सहारे, बच्चे याद रखिएगा, तरल या गैस के रूप में दरार के सहारे ऊपर की ओर आते हैं और आते हुए रास्ते में क्या हो जाते हैं बच्चे, ठंडे होकर जम जाते हैं। और जैसे जम जाते हैं हमें खनिज मिल जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, जैसे, तो याद रखिएगा जैसे है धात्विक खनिज, अभी आपको सिखाया था बच्चे, जैसे क्या है, धात्विक खनिज है। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन के नीचे जमने से, ऊपर की ओर आते हुए जमने से क्या बन जाता है बच्चे, धात्विक खनिज बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, जैसे धात्विक खनिज हुआ, फिर जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, इस बात को भी याद रखेंगे बच्चे, जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, ये सारे खनिज हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है बच्चे कि जमीन के नीचे क्या होता है कि जब इनका निर्माण तब होता है जब ये तरल या गैस के रूप में दरार के सहारे ऊपर की ओर आते हैं और आते हुए क्या होते हैं, ये ठंडे होकर जम जाते हैं। जैसे बच्चे मुख्य धात्विक खनिज हुए, जस्ता हुआ, तांबा हुआ, जिंक हुआ, सीसा हुआ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि अनेक खनिज जो हैं वो अवसादी चट्टानों में भी मिलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तो हमने आग्नेय और कांतरित सेल समूह को सीखा, अब जरा अवसादी चट्टानों के भी सेल समूह को सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैं मिटाऊं बच्चे इसे? ठीक है, चलिए बेटे, आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर है? ना अगला है बच्चे अवसादी सेल समूह। जरा हम ये भी सीखते हैं, अवसादी सेल समूह। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि अनेक खनिज जो हैं अवसादी चट्टानों के खनिज संस्तर या परत में पाए जाते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि अधिकांश खनिज याद रखिएगा बच्चे अवसादी चट्टान के जो संस्तर होते हैं, संस्तर मतलब बच्चा परत, उस परत में भी पाए जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा अधिकांश खनिज अवसादों के, अवसाद मतलब बच्चे अवसादी चट्टान को ही मैं क्या कह रहा हूं, अवसाद के, या आप सीधे कह सकते हैं अवसादी चट्टान के, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। ठीक है, यहां देखिए अधिकांश खनिज अवसादी चट्टान के संस्तर, ठीक है बच्चे, अवसादी चट्टान के खनिज संस्तर या परत। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अधिकांश खनिज अवसादी चट्टानों के खनिज संस्तर, संस्तर मतलब बच्चे क्या, परत में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो जो अवसादी चट्टानों का परत होता है बच्चे, उसी परत में, संस्तर में या परत में ये क्या है, खनिज पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा बच्चे इनका निर्माण क्षैतिज परत में, इस बात को भी याद रखिएगा, अगर आपको इसका निर्माण पूछा जाए तो याद रखिएगा निर्माण बच्चे क्षैतिज परत में, क्षैतिज मतलब बच्चे लेटा हुआ, ठीक है, क्षैतिज परत में होता है। तो हमने देखा कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है बच्चे, क्षैतिज परत में। अब क्षैतिज परत में कैसे हो सकता है, या तो निक्षेप हो, मतलब चीजें वहां रुके, इकट्ठा हो, भंडार हो, ठीक है, निक्षेप हो, संचयन हो, संचयन का मतलब बच्चे इकट्ठा होते रहे, भंडार हो जाए, तो निक्षेप हो या संचयन हो या क्या हो जाए, उनका जमाव हो। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अधिकांश खनिज जो है अवसादी चट्टानों के खनिज संस्तर या परत में भी मिलती है। इनका निर्माण कैसे हो रहा है, क्षैतिज परत में, या तो निक्षेपण हो जाए, संचयन हो जाए, या इसका क्या हो जाए बच्चे, जमाव हो जाए। अब जरा इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कोयला, जैसे क्या है बच्चे, कोयला। याद रखिएगा कोयला अवसादी चट्टानों में मिलता है, और देखते हैं बच्चे जलाते हैं तो धुआं आने लगता है, ये अवसादी चट्टानों की क्या है बच्चे, खूबी है। क्लियर है? तो आपने देखा कि कोयला। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि अन्य प्रकार के जो लौह अयस्क,
ठीक है। अन्य प्रकार के लौह अयस्क भी जो बच्चे वो लंबी अवधि तक ऊष्मा और दबाव के भी क्या हैं, परिणाम है। इस बात को याद रखिएगा कि अन्य प्रकार के जो लौह अयस्क होते हैं वो लंबी अवधि तक अगर उसमें ऊष्मा मिले, दबाव मिले, तो फिर क्या हो जाते हैं, वो उसी के क्या हो जाते हैं बच्चे, प्रकार हो जाते हैं। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर क्लियर करना है बच्चे कि अन्य खनिज भी हैं। क्लियर है? अन्य खनिज है जैसे जिप्सम है, पोटास है, नमक है, सोडियम है। याद रखिएगा बच्चे, अन्य खनिज जैसे जिप्सम है, पोटास है, नमक है, सोडियम है, ये शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण से बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जो अन्य खनिज है, जैसे मैंने आपको क्या नाम लिया था बच्चे, अन्य खनिजों में, पहले मैं इसे मिटा दूं फिर वो लिख देता हूं, आप अच्छे से सीखें। ठीक है, चलिए। ओके, याद रखिएगा बच्चे, अन्य खनिज जैसे मैंने भी आपको बताया था, अन्य खनिज जैसे बच्चे क्या है, जिप्सम है, पोटास है। याद रखिएगा बच्चे, ये सभी तो क्या है, खनिज ही तो है। ठीक है, तो याद रखिएगा अन्य खनिज में जैसे जिप्सम हो गया बच्चे, पोटास हो गया, नमक है, सोडियम है, नमक, सोडियम। तो याद रखिएगा जिप्सम, पोटास, नमक और जो सोडियम है, ये क्या है बच्चे, शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है बच्चे, शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश का मतलब है सूखा क्षेत्र, तो शुष्क प्रदेश में वाष्पीकरण से होता है। क्योंकि बच्चे वाष्पीकरण जब होगा तो पानी क्या होगा, उड़ जाएगा, और जो तत्व बचे रहेंगे वो खनिज के रूप में आपके सामने हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि अन्य खनिज जैसे जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम वो शुष्क प्रदेशों में, सूखे क्षेत्रों में वाष्पीकरण से बनता है बच्चे, क्योंकि पानी वाष्प हो जाता है और जो तत्व बच जाते हैं वही खनिज का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चे, एक चीज और याद रखिएगा कि खनिज निर्माण की एक विधि ये भी है, धरातलीय चट्टानों का अपघटन। इस बात को भी याद रखिएगा कि खनिज निर्माण की एक और विधि है। खनिज निर्माण की एक विधि क्या है बच्चे, एक विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। अपघटन का मतलब बच्चे टूटना। क्या होता है अपघटन का मतलब? टूटना। इसका मतलब है कि धरातलीय चट्टानें टूटकर भी खनिज का निर्माण करती हैं। और बच्चे अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे? बॉक्साइट। क्लियर है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि कुछ खनिजों का निर्माण जो क्या है बच्चे, एक विधि है। उसकी विधि क्या है बच्चे? धरातलीय चट्टानों का अपघटन। अगर धरातल की चट्टानें एक ही जगह टूट रही हैं तो उससे जिस खनिज का निर्माण हो रहा है उस खनिज का क्या नाम बचा है, हमने बताया बॉक्साइट। क्लियर है? अच्छा बच्चे, याद रखिएगा कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में, अगर किसी पहाड़ी की बात की जाए बच्चे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी का आधार भी तो होगा, यानी जहां पर जमीन हो। तो याद रखिएगा कि पहाड़ी के आधार में बच्चे, ठीक है, तथा घाटी तल में, क्या बच्चे? तथा घाटी तल में, यानी नदी की घाटी तल, तल मतलब बच्चे नीचे। क्लियर है? तो किसी पहाड़ी के आधार में या कोई नदी की घाटी है, उसके क्या है बच्चे? तल में नीचे हम देखते हैं कि कुछ खनिज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रेत होता है बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि घाटी तल की रेत, क्या बच्चे? रेत। तो देखिएगा किसी पहाड़ी के ढाल के नीचे मतलब आधार पर, या घाटी तल की जो रेत है, ठीक है बच्चे, घाटी तल की रेत में, उसे हम बच्चे जलोढ़ जमाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कि रेत में, आप इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? जलोढ़ जमाव। रेत में जलोढ़ जमाव में, जलोढ़ जमाव में बच्चा हमें यह समझना है कि जलोढ़ क्या होता है। नदी जो मलबे को छोड़ती है। याद रखिए बच्चे कि जब नदी नीचे आती है पहाड़ से, तो जब वो पहाड़ से नीचे आती है तो नदी की स्पीड कम हो जाती है। तो बच्चे जब पहाड़ से नीचे आकर मैदान में बहती है
तो नदी की स्पीड कम होने के कारण नदी मलबा नहीं ढो पाती। तो जब मलबे को छोड़ देती है आप उसी को क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि पहाड़ियों के आधार या घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव में, क्या बच्चे, जलोढ़ जमाव में भी हमें क्या है, कुछ खनिज मिल जाते हैं। या आप ऐसे कहेंगे कि जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिजें मिलती हैं, जमाव के रूप में कुछ खनिजें मिलती हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि पहाड़ का आधार तल हो या घाटी तल की रेत में जो जलोढ़ जमाव होता है उस जमाव के रूप में भी हमें क्या मिलती है, कुछ खनिज मिलती है बच्चे, और इसका एक नाम है प्लेसर निक्षेप। हम इसे ही क्या कहते हैं बच्चे, इसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। यानी उस जमाव को क्या कहा गया बच्चे, प्लेसर निक्षेप कहते हैं। और इसमें जो खनिज मिलती है बच्चे वो बहुत कीमती खनिज होती है, जैसे सोना, चांदी। याद रखिएगा बच्चे, इसी में सोना मिलता है, इसी में चांदी मिलता है, और इसी में टीन और इसी में प्लेटिनम। इस बात को भी याद रखिएगा, सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम बच्चे ये सब आपको इसमें मिलते हैं। तो देखा हमने कि किस तरह से प्रकृति में अलग अलग रूप में क्या मिल रहे हैं बच्चे, खनिज मिल रहे हैं। यहां तक क्लियर आ गया। अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जो महासागरीय जल होता है उसमें भी विशाल मात्रा में खनिज है। इस बात को याद रखिएगा। पहले ये मिटा दो, ये आप सीख चुके हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, हमें याद रखना है बच्चे कि महासागरीय जल में भी बड़ी मात्रा में क्या होता है, खनिज होता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि महासागरीय जल में बड़ी मात्रा में खनिज होता है। तो हमने देखा कि महासागर के जल में भी बड़ी मात्रा में क्या है बच्चे, खनिज है। लेकिन याद रखिएगा इसकी आर्थिक सार्थकता भी कम है, क्योंकि जो महासागर का नेचर है बच्चे वो अभी उतना हमारे पक्ष में नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसकी आर्थिक सार्थकता क्या है बच्चे, अभी कम है। इसकी आर्थिक सार्थकता कम है, इसलिए भी बच्चे क्योंकि महासागर विशाल होते हैं और ये खनिज उसी विशाल में बिखरे हुए फैले हुए होते हैं। हमें एक साथ इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए बच्चे याद रखिएगा कि इसकी आर्थिक जो सार्थकता है वो अभी क्या है, कम है। बच्चे जैसे मान लीजिए नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइड है। याद रखिएगा, नमक है, मैग्नीशियम है, सब बच्चे महासागर के पानी जल में मिल रहा है। आप जानते हैं नमक है बच्चे, मैग्नीशियम है, और वो है बच्चे ब्रोमीन है, ये सारे खनिज आपको मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि महासागरीय जल की जो तली है, मतलब नीचे की जो धरातल है बच्चे, उस तली में मैग्नीज ग्रंथिका पाई जाती है। याद रखेंगे बच्चे कि महासागरीय तली में, तली मतलब जमीन, नीचे की धरातल बच्चे, याद रखिएगा नीचे की धरातल में मैग्नीज ग्रंथिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चे, मैग्नीज ग्रंथिका पाई जाती है। तो देख सकते हैं कि महासागर की जमीन में भी क्या मिल रही है बच्चे, हमें मैग्नीज ग्रंथिका मिल रही है। ये खनिज भी है महासागर की धरातल पर और उसके जमीन पर। क्लियर है बच्चे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत जो है अनेक एवं विविध खनिज संपदा में धनी है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भारत अनेक एवं विविध खनिज संपदा में क्या है, धनी है। तो याद रखिएगा कि भारत अनेक एवं विविध खनिज संपदा में क्या है बच्चे, धनी है। तरह तरह की खनिजें हैं भारत में, लेकिन इनका वितरण क्या है, असमान है। इस बात को भी याद रखिएगा कि भारत में इनका वितरण क्या है बच्चे, असमान है।
एक जगह नहीं है सारे खनिज, असमान रूप से क्या हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं। और बच्चे याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय चट्टानों में, प्रायद्वीपीय चट्टान मतलब बच्चे दक्षिण भारत, इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि प्रायद्वीपीय चट्टानों में, प्रायद्वीपीय चट्टानों में बोलने का मतलब है बच्चे दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, दक्षिण भारत की। तो याद रखेंगे आप लोग कि प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक, अनेक खनिजों के संचित भंडार हैं। याद रखिएगा बच्चे कि प्रायद्वीपीय चट्टानों में अनेक खनिजों के संचित भंडार हैं। अनेक खनिजों के क्या हैं बच्चे, अनेक खनिजों के संचित क्या हैं, भंडार हैं। बच्चे याद रखिएगा कोयला है, धात्विक खनिज है, अभ्रक है, तरह तरह के धात्विक खनिजों के पूरे क्या हैं, भंडार हैं दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय चट्टानों में। अच्छा, और याद रखिएगा प्रायद्वीप के पश्चिम की तरफ और पूर्वी दोनों किनारों पर अगर आप देखेंगे तो तलछटी जो चट्टानें हैं उसमें खनिज तेल पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों की बात करूं, ठीक है, यहां पर जरा केयर कीजिएगा बच्चे, ठीक है। प्रायद्वीपीय चट्टानों के पश्चिमी एवं पूर्वी किनारों की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है बच्चे। याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय चट्टानों के पश्चिमी एवं पूर्वी किनारों के तलछट चट्टानों में, बच्चे याद रखिएगा तलछट चट्टान का मतलब है अवसादी चट्टान, ठीक है, जो कहां पर है बच्चे, सागर में। कहां पर है ये, सागर में, क्लियर है। तो याद रखिएगा बच्चे कि प्रायद्वीपीय चट्टानों के अगर पश्चिमी और पूर्वी किनारों पे आप चले जाएं तो वहां की जो तलछट चट्टानें हैं जो सागर में है या जो अवसादी चट्टान है बच्चे, उसमें खनिज तेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चे, इस तलछटी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा विभिन्नता है और तरह तरह के खनिज मिले हैं। तो खनिज तेल क्या है बच्चे, पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बच्चे मैंने अगर आपको दक्षिण भारत का रफ स्केच बना दिया, तो पश्चिमी किनारे पर मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चे, ठीक है, ठीक है, और पूर्वी किनारे मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चे। तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो क्या मिल रहा है बच्चे, मुझे खनिज तेल। इधर भी क्या मिल रहा है बच्चे, खनिज तेल। लेकिन ये जो बीच का भाग है बच्चे, यही है प्रायद्वीपीय चट्टान। देख रहे हैं बच्चे, तो ये जो प्रायद्वीपीय चट्टान है इसमें तरह तरह के क्या है बच्चे, अनेक खनिज। क्या मिलते हैं इसमें, अनेक खनिज पाए जाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो हम देख सकते हैं कि भारत में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, बस उसका वितरण क्या है, असमान है। पूरी बात समझ में आ गई। तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।